बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेहरान क्लिनिक और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मखदूम बिलावल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बात करें अगर नींद की तो बज़ाहिर एक आम सी आदत लगती है या फिर कभी कभार जो है वो सुस्ती की निशानी लगती है, लेकिन अगर हकीकत पर जो है ना वो हम अपनी बात करें तो नींद हमारे ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, अगर काफ़ी अरसे तक किसी इंसान को नींद नहीं आती या फिर जो है ना वो स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसके इंसान की जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर क्या असर जो है वो होते हैं, उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो मौजूद है डॉक्टर महरीन सुलेमान। आप माशाल्लाह से स्लीप स्पेशलिस्ट हैं, साथ साथ जो है वो सीरियल इनोवेटर हैं और जो है वो रुकरिज वेंचर्स की जो है वो को फाउंडर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं डॉक्टर मखदूम बिलावल आपको अपने इस प्रोग्राम मेहरान क्लिनिक में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। अच्छा मैम, सबसे पहले जो है वो अगर प्रोग्राम की शुरुआत करें तो नींद की बात करें। जैसे आजकल जो है वो इतनी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है, मसरूफ़ ज़िंदगी है और हम ये समझते हैं कि अगर ख्वाब पूरे करने चाहिए तो जो है ना वो मतलब नींद को कुर्बान करना पड़ता है। अक्सर इस तरह के जो है ना वो चीज़ें सुनने को मिलती हैं, लेकिन एक स्लीप स्पेशलिस्ट होने की हैसियत से अगर मैं आपसे पूछूं तो इंसानी ज़िंदगी के लिए नींद कितनी ज़रूरी है, और एक आम इंसान के लिए एज ग्रुप वाइज जो अगर मैं पूछूं तो 24 घंटों में से कितने घंटे नींद करना बहुत ज़रूरी है? थैंक यू, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। बात यह है कि तेज रफ्तार जिंदगी जरूर हो गई है और मैं अक्सर कहती हूँ कि देखिए हमने वेस्टर्न लाइफस्टाइल तो अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है, उसके साथ, लेकिन उसके साथ जो बीमारियां आती हैं ना, वो अभी हम सीख रहे हैं कि उनको टैकल किस तरह से किया जाता है। तो आई गिव यू एन एग्जांपल। जिस तरह एक सेलफोन हम इस्तेमाल करते हैं, वो सेलफोन की जो है बैटरी यूज होती है और फिर वो बैटरी बिल्कुल डेड हो जाती है और हमें चार्जर पे कनेक्ट करना पड़ता है ताकि उसकी बैटरी रिचार्ज हो सके। Exactly. सिमिलरली ह्यूमन बॉडी जो है वो इसी तरह से फंक्शन करती है। हम सारा दिन थकते हैं, हम सारा दिन काम करते हैं, हम इन अदर वर्ड्स एक स्लीप प्रेशर बिल्ड करते हैं जो हम थकते हैं, और हमारे ब्रेन में जो है ना बहुत सारे केमिकल्स और टॉक्सिन्स भी इकट्ठे हो रहे होते हैं। और अल्लाह ताला का निजाम ऐसा है कि वो नींद में जो है ना वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी रिड करती है, स्पेशली जो ब्रेन के टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए होते हैं ना, केमिकल्स, वो एक लिम्फेटिक सिस्टम उसे कहते हैं, और उसके थ्रू जो है वो नींद के ही थ्रू हमारे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। हमारी सारा दिन जो वेयर एंड टेयर होता है बॉडी का, वो रिपेयर होता है। बच्चे जो ग्रो कर रहे होते हैं, हमारी ग्रोथ प्लेट्स जो हैं, वो उस टाइम पे जो है ना बच्चों की बॉडी, उनकी बोन्स ग्रो करती हैं। उसके अलावा हमारे सारे जो है स्किन, हम सारे सेल्स से बने हुए हैं, तो स्किन से लेके हार्ट से लेके हर ऑर्गन के जो सेल्स हैं वो नींद में रिपेयर होते हैं। ना सिर्फ ये, लेकिन जो मेमोरीज हम बनाते हैं सारे दिन में, और ये स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, तो जो सारा दिन हम चीजें याद कर रहे होते हैं या मेमोरीज बना रहे होते हैं, वो जो एक सेव का बटन जिस तरह हम कंप्यूटर में क्लिक करते हैं ना, वो हमारा ब्रेन नींद में क्लिक करता है। तो ऑल द गुड मेमोरीज, ऑल द मेमोरीज जो हम चाहते हैं कि कंसोलिडेट हो, जिस तरह कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है अपने एग्जाम के लिए, वो कंसोलिडेट होती हैं नींद में। और अगर किसी की कोई ट्रॉमा है, कोई बुरी मेमोरीज है, तो विद टाइम वो हमारा ब्रेन इन स्लीप उनसे गेट रिड करता है। तो इतनी को जरूरी है नींद हमारे लिए। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा हम कोशिश ये करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो आगे हैं। तो शुरुआती तौर पर अगर इस मामले को जानना चाहें तो जो एक बच्चा होता है जो कि अभी मतलब ग्रो कर रहा होता है, मतलब 2.5-3 साल की उम्र से लेकर जो है वो टीन एजेस तक आता है, तो उसके लिए 24 जो आवर्स हैं उसमें कितने जो है वो आवर्स उसके लिए ज़रूरी है कि वो नींद करे, और अगर उसको उतने प्रॉपर जो है वो मतलब स्लीप मिलेगी तो क्या क्या उस पर इफेक्ट होगा उसकी बॉडी पे, ग्रोथ पे? अगर वो नहीं मिलेगी तो उसके क्या क्या फिर जो है ना वो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग समझते हैं कि हर किसी के लिए एक ही तरह की नींद या एक ही किस्म के घंटे चाहिए होते हैं, और इस क्वेश्चन को हम 2 स्टेजेस में टैकल करेंगे। सबसे पहले ये कि हर उम्र के डिफरेंट हिस्से में डिफरेंट आवर्स कह लें या डिफरेंट तरह की नींद की जरूरत होती है। आप देखें एक इन्फेंट की नींद जो है वो बहुत डिफरेंट होती है जब वो टॉडलर बनता है, और फिर प्री टीन्स, टीनेजर्स में भी जो है वो नींद का पैटर्न चेंज होता है। देन इन योर 20s, बिकॉज आपने 20s 30s 40s में आपने ज्यादा से ज्यादा काम करना होता है, और रेस्ट की जो है वो नौयत या रेस्ट के आवर्स वो बदल जाते हैं, और इसी तरह से जो उम्र के आखिरी हिस्से में जो है या लेटर स्टेजेस में जो है आपकी नींद की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है।
तो सबसे पहले तो ये, दूसरी चीज ये कि बहुत कॉमन है कि हम एक टर्म थ्रो करते हैं जहां हम नींद को कहते हैं कि घंटों के हिसाब से कितनी जरूरी है, और 6 से 8 अमूमन सुनने में आता है, ठीक है। दिस इज फॉर जो मिडिल चंक मैंने बोला, ठीक है, एक आम इंसान के लिए, एन एडल्ट हु इज वर्किंग या स्टूडेंट जो पढ़ रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ घंटे जरूरी नहीं होते, वो है क्वांटिटी। अब हम क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी ऑफ स्लीप को भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी को वो 6 से 8 10 घंटे मिल रहे हो, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ कोई ना कोई अंडरलाइंग कंडीशन उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है, या उसको कोई स्लीप डिसऑर्डर है जिसकी वजह से जो है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, फंक्शनैलिटी ऑफ लाइफ जो है वो अफेक्ट हो रही है। तो हम दोनों देखते हैं, हम देखते हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों, 6 से 8 हम जरूर एक अम्ब्रेला टर्म देते हैं, लेकिन पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, और क्वालिटी साथ साथ बहुत जरूरी है नींद की। अच्छा, इसमें जहाँ पे आपने बात की कि जो अंडरलाइंग स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं बेसिकली, तो वो मतलब कितने अरसे बाद अगर प्रॉपर नींद नहीं आ रही है शख्स को तो वो डेवलप होते हैं, और अगर उनको प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए तो उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? सो अगेन ग्रेट क्वेश्चन। इसको ना हम अगर ब्रॉडली देखें, जूम आउट करके हम जब देखते हैं ना, वैसे तो बहुत तरह के स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं बिल्कुल बेसिक इसको करके ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में बात करती हूँ, ठीक है। हमने पहले डिस्कस किया कि क्वांटिटी और क्वालिटी। तो जब क्वांटिटी अफेक्ट होती है तो यूजुअली लोग कहते हैं कि हम सो नहीं पा रहे, जिसको हम कहते हैं कि इनएबिलिटी टू इनिशिएट स्लीप, कि नींद का वो झोंका नहीं आ रहा, ठीक है, या फिर बार बार आंख खुल रही है, जिसको हम कहते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ स्लीप। तो इसको हम फिर देखते हैं इंसोम्निया की अम्ब्रेला के अंडर। इंसोम्निया होता है कि मतलब नींद ना आना, ठीक है, ये एक हो गया। दूसरी तरफ जो है वो हम देखते हैं कि द क्वालिटी ऑफ स्लीप, उसमें हम देखते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग स्लीप एपनिया, जिसमें बहुत कॉमन होता है, इसकी भी बहुत वैरायटीज होती हैं, बट द मोस्ट कॉमन टाइप इज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि स्लीप एपनिया का अगर बिल्कुल बेसिक तर्जुमा करें तो स्लीप मतलब नींद, एपनिया मतलब सांस ना आना। तो ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान हमारी जो है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, दे कुड बी एनाटॉमिकल, के कहीं नाक से लेके नीचे हमारे वेंट पाइप तक कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कोई रुकावट हो रही है सांस लेने में या सांस पहुंचने में, ठीक है। तो वो रुकावट जो है ना, वो इवेंचुअली इट लीड्स टू के सांस नहीं आ रही, ब्रेन और हार्ट को हमारे ऑक्सीजन नहीं जा रही, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप जब इफेक्ट होती है। अच्छा, कोई एज सच कोई टाइमलाइन मुकर्रर नहीं है, इट डिपेंड्स कि देखिए हम 2 तरह से लोगों को देखते हैं। एक होता है कि दिन भर वो फंक्शनल है या नहीं है। अगर तो कोई पेशेंट आके कहता है कि हम अपनी जॉब सही से नहीं कर सक रहे, हमारी ड्राइविंग हमसे नहीं हो पा रही, मीटिंग्स नहीं अटेंड की जा रही, या रात को हम सो नहीं पा रहे जिसकी वजह से और इश्यूज जैसे कि एंजाइटी या डिप्रेशन एंड अदर मेंटल हेल्थ कंडीशंस वो हो रही हैं। अब ये हफ्ते भी हो सकते हैं, ये दिनों के हिसाब से भी हो सकता है, ये मंथ्स, तो कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है। इट रियली डिपेंड्स कि आपको वो सिम्टम्स जो है तंग कब करना शुरू कर रहे हैं, या आप नोटिस कब करना शुरू हो रहे हैं कि आपकी डेली रूटीन जो है वो अफेक्ट हो रही है। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें ना ये चीज़ें भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि नींद ना आने के जो बेसिक कॉजेज हैं, मतलब एक शख्स जैसे आजकल स्क्रीन का इस्तेमाल भी करना और भी बहुत सारी रीजंस होती हैं, तो हमारे मुआशरे में या फिर जो अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की भी बात करें तो उनमें क्या ऐसे कॉजेज होते हैं कि इंसान को नींद नहीं आती, या वो चाह भी रहा होता है तो उस वक्त वो जो है ना वो मतलब उसमें जैसे आपने कहा कि नींद का झोंका नहीं आ पाता, हालांकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हम तो कोशिश भी करें लेकिन नींद नहीं आ रही, तो उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? तो इसके ना बहुत मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि देखिए, योर ब्रेन इज लाइक 3 ईयर ओल्ड। एक 3 साल के बच्चे की तरह आपका ब्रेन होता है, और 3 साल के बच्चे को अगर एक अपॉर्चुनिटी दी जाए टू प्ले, या उसको सुलाया जाए, वो खेलने की तरफ ज्यादा करेगा। स्लीप उसको एक बोरिंग हैबिट लगेगी या बोरिंग चीज लगेगी। इंपॉर्टेंट ये बहुत है, बट हमारा माइंड भी जो है ना वो उसी तरह से परसीव करता है। तो बैड हैबिट्स या बैड लाइफस्टाइल चॉइसेस, जिस तरह से लैपटॉप का इस्तेमाल बेड में, मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बेड में बैठ के खाना खाना, बेड में बैठ के अपना काम करना, ऑल ऑफ दैट मेक्स यू फॉरगेट के टू अप्रिशिएट के बिस्तर जो है ना वो हमें सोने के लिए करना है, और वहां लेट के हमें नींद का झोंका आना है। ये चीजें ओवर टाइम हम भूल जाते हैं। फिर दूसरी चीजें होती है कि अच्छा, सेल फोन या स्क्रीन टाइम आपने मेंशन किया, तो देखिए अल्लाह ताला ने एक नॉर्मल निजाम बनाया। जैसे सूरज नीचे जाता है ना, तो हमारा ब्रेन एक नेचुरल एक केमिकल जो है वो सिक्रीट करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन।
वो आपको बताता है कि सूरज अब नीचे चला गया है और रात का टाइम आ रहा है और सोने की तैयारी हमें करनी है। ओवर टाइम, बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम, बिकॉज ऑफ ज्यादा लेट नाइट जागने से, रूटीन की वजह से, या हमारा ब्रेन वो मेलेटोनिन कम प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, या फिर हम रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिनको सीख के, जिसको हम स्लीप हाइजीन कहते हैं, उसके बाद जो है यू कैन रीलर्न, हम दोबारा सीख सकते हैं कि नींद कैसे लाई जाए, अच्छी नींद कैसी लाई जाए, और रेस्टफुल नाइट स्लीप, कि ऐसी नींद जिसके बाद हम दिन में फ्रेश महसूस करें। अच्छा डॉक्टर साहबा, यहाँ पे एक अहम क्वेश्चन है जो कि आम लोगों की अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक आम शख्स अपने अंदर किस तरह की चेंजेस को फील करे और वो देखने के बाद वो आमतौर पर किस डॉक्टर के पास जाए। यानी यहाँ पर हमारे पास तो क्वेक्स और उनकी तो खैर कोई कहानी ही नहीं है, वो तो बहुत सारे इस तरह से होते हैं और हर गली मोहल्ले में बैठे हुए हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास तो कोई कोई शख्स ही जाता है, लेकिन स्लीप डिसऑर्डर्स की किस तरह की साइंस एंड सिम्टम्स हों, यानी किस तरह की अलामात हों कि वो देखने के बाद आया वो स्लीप स्पेशलिस्ट के पास ही जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, या फिर वो न्यूरो मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाएं। सो अगेन इसमें जो है ना, देखें, स्टार्ट हम करेंगे कि खराटों से। एक बहुत बड़ा साइन है जो कि हमारे कल्चर में बहुत नॉर्मलाइज किया जाता है कि थक के सोया था, काम से आके पढ़ाई करके, जो भी रीजन है, खराटे आ रहे हैं, कोई बात नहीं, खराटों को हम इग्नोर नहीं करते। खराटे जो है ना, वो नंबर 1 कॉज होता है जो पॉइंट करता है टुवर्ड्स एन अंडरलाइंग कंडीशन लाइक स्लीप एपनिया। ठीक है। दूसरी चीज हम देखेंगे कि अगर वेट गेन हो रहा है, मतलब इस तरह का वेट गेन हो रहा है जो अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन है, और वेट लूज करना जो है वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अगेन ये भी जो है स्लीप एपनिया की तरफ पॉइंट करता है, क्योंकि इस बीमारी में अगर इसका इलाज ना किया जाए तो बॉडी की केमिस्ट्री जो है ना, बायोकेमिस्ट्री, वो उल्टी हो जाती है। ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है, और हमारा जो भूख लगने वाला हार्मोन है ना, वो बढ़ जाता है, और जो हमें सिग्नल देता है हार्मोन के अब हमने खाना काफी खा लिया है, वो कम हो जाता है। ठीक है। सो वेट लॉस बिकम्स एन इशू। अगर ये किसी चीज में नोटिस हम करें, कोई अगर कहे कि गाड़ी चलाते चलाते नींद का झोंका आ रहा है, कोई अगर हम घर में देखें कि जिस तरह होता है ना, बैठे बैठे कोई सो रहा है, सही, और रात के टाइम जो है वो सही नींद आ नहीं रही, या लेट के सही नींद आ नहीं रही, बैठ के लोग सो रहे हैं, इस चीज को हम जरूर जो है ना। डॉक्टर मेरीन, यहाँ पे जो है वो एक वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। इंशाल्लाह ब्रेक पर आने के बाद हम इस पर जो है वो अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं, तो नाज़रीन जुड़े रहिए हमसे। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह की जो है वो अलामतें अगर आपको नज़र आएँ तो उसके बाद आपको फिर जो है वो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो डॉक्टर मेरीन, आप कुछ अलामत हमें बता रही थी, उनको कंटिन्यू करने के बाद फिर हम आएंगे कि इस तरह की जब चीज़ें एक आम बंदे में आती है तो हम उनको क्या समझा सकते हैं कि कौन से डॉक्टर के पास जाएँ जो कि इस चीज़ का माहिर डॉक्टर हो। तो और इसमें फिर हम देखते हैं कि अगर सुबह उठ के हम पूछते हैं कि देखें, सुबह उठ के एक नॉर्मल नींद के बाद जो है ना, इंसान फ्रेश फील करना चाहिए, अपनी जॉब, अपनी जो भी उसकी लाइफस्टाइल है, जो भी उसकी उसने काम करना है, उसके लिए वो फ्रेश होके और वो निकल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उठ के जो है एकदम से माइंड फॉग है, उठा नहीं जा रहा, फ्रेश फीलिंग नहीं हो रही, थोड़ा सा टाइम लग रहा है जागने में। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। फिर इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो लोग शिकायत करें कि हमें नींद नहीं आ रही, घंटों बिस्तर में करवटें बदलते रहते हैं लेकिन नींद नहीं आ रही, जिसकी वजह से वो जाके, यहाँ पे एक बहुत ट्रेंड ये है कि फार्मासिस्ट या केमिस्ट पे जाके और वो कहते हैं नींद की गोलियां दे दें, जो कि एक मिसनोमर है। वो नींद की गोलियां नहीं, वो एनेस्थेटिक्स होते हैं, और वो खा के जो है वो आप ऐसे मतलब हुनूदगी में तो चले जाते हैं, लेकिन कभी भी जो है वो डीप स्लीप में आपको नहीं जाने देती। और उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं। एक तो ये कि उनकी जो बेंजोडाइजेपिन्स हैं, मेडिसिन यस जब उसकी जरूरत पड़े तो, लेकिन वो नींद आने के लिए जो है ना, ओवर टाइम आपको उसकी डोज बढ़ानी होगी, आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, और फिर मेमोरी पे भी असर होना शुरू हो जाता है। दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर साइन विच इज, अगर कोई नोटिस करे कि स्लीप एपनिया अगर अनडायग्नोज्ड और अनट्रीटेड जाता है तो लोगों को अल्जाइमर्स की भी शिकायत जो है ना, मेमोरी इश्यूज, इसकी भी ये एक भूलने की बीमारी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक जो है ना उसका रीजन बनता है। फिर हार्ट के बहुत सारे सिम्टम्स, तो अगर ऐसे कोई नोटिस करे, जैसे कोई अंडर 50 है और ब्लड प्रेशर एकदम से बहुत हाई हो रहा है,
और कंसेक्यूटिवली हाई चल रहा है, तो इस चीज को हम इग्नोर नहीं करेंगे, इस चीज को हम एक साइन की तरह लेंगे और हम इसको फॉर अंडरलाइंग स्लीप कंडीशंस जो है वो टेस्ट करेंगे। या अगर डायबिटीज जो है वो अनकंट्रोलेबली बढ़ रही है, उसमें भी हम जो है नींद को जरूर टेस्ट करेंगे। दिस ब्रिंग्स मी टू द अदर पार्ट कि उसमें यह कि डॉक्टर, तो देखें अगर इनमें से कोई चीजें हैं तो जरूर आप जो है ना किसी स्लीप स्पेशलिस्ट या नींद के डॉक्टर को जरूर दिखाएं। इसके साथ साथ जो अंडरलाइंग अगर कोई मेंटल हेल्थ कंडीशंस है, जिस तरह से एंजाइटी या डिप्रेशन, तो वो स्लीप स्पेशलिस्ट भी देखते हैं और वो हैंड इन हैंड जरूर जाती हैं साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट के साथ, ठीक है। तो वो मिल के जैसे होता है ना डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं। सो इट रियली डिपेंड्स कि आपको साइन और सिम्टम कौन से हैं। लेकिन अगर जो अभी मैंने मेंशन किया उनमें से कुछ है तो इसमें आप स्लीप को जरूर पे अटेंशन टू इट और इसको इग्नोर ना कीजिए एंड गो सी अ डॉक्टर। अच्छा, एंजाइटी या डिप्रेशन अगर किसी शख्स को होता है तो उसमें भी ये देखा गया है कि एंजाइटी पिल के साथ साथ उनको कभी कभार कोई डॉक्टर जो है वो स्लीप पिल्स भी दे देता है, तो उनका एक इंसानी दिमाग पर क्या जो है वो असर होता है? या फिर जैसे आपने अभी भी बताया कि अक्सर ऐसा होता है हमारे मुआशरे का, बिल्कुल सही बताया आपने कि ऐसा है कि वो लोग जाते हैं फार्मेसी मेडिकल स्टोर पे जाके वो दवाई ले लेते हैं, नींद की दवाई होती है बेसिकली, तो उसका भी क्या असर होता है? और एंजाइटी एंड लाइक स्लीप डिसऑर्डर्स में क्या आपस में कनेक्शन है? तो एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन ना, हम इसे कहते हैं कि देखो हैंड इन हैंड, साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक है नींद के साथ। नींद की बीमारियों की वजह से अगर जो है कई दफा नींद की बीमारियां अनट्रीटेड जाएं, उसकी वजह से जो है वो पेशेंट डेवलप कर सकता है ये कंडीशंस, जिस तरह से एंजाइटी, नींद ना आना, रात को सोने के लिए लेटना लेकिन जो है लगे कि जिसको हम रेसिंग थॉट्स कहते हैं कि जो है बाहर सोचें आ रही हैं और वो ऑफ का बटन नहीं हमसे प्रेस किया जा रहा, वो चीज। या डिप्रेशन की फॉर एग्जाम्पल बीमारी है, तो नींद की वजह से ये सब हो सकता है। और इनकी वजह से, एंजाइटी की वजह से जो बची कुची नींद है वो भी जा सकती है। सो एक ये विशेष लूप में जो है ना मतलब पर्सन एंटर कर देता है अगर इसको तोड़ा ना जाए। दूसरी बात जहां तक रही मेडिसिन की, तो वो मैं हमेशा कहती हूँ कि देखें डॉक्टर से पता किए बगैर ना मेडिसिन लें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप अगर कोई और दवाई ले रहे हैं उसके साथ उसकी क्या ड्रग इंटरेक्शन है, उसके क्या असरात हैं। फिर दवाइयां बहुत तरह की होती हैं, ठीक है। पहले होता था कि खाली वो एक बेंजोडाइजेपिन्स दे देते थे नींद के लिए, अब जो है ना वो ऑब्सोलीट हो गई हैं। अब बहुत नई तरह की दवाइयां आ गई हैं जो कि सेफ हैं, जिनकी एडिक्शन नहीं होती, जो कि जो है स्टार्ट करके जब नींद की बीमारी ठीक हो जाए तो पेशेंट छोड़ सकता है, उसको लाइफ लॉन्ग उसके लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगेन ये खुद से ना लें, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कि डिफरेंट डोजेज डिफरेंट टाइम पे देने से डिफरेंट असरात होते हैं नींद के। तो जब एक कंप्लीट हिस्ट्री ली जाती है और आपकी कंडीशन को समझा जाता है, फिर जो है वो दवाई दी जाती है। अच्छा, यहाँ पे ना नाज़रीन बात ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो डॉक्टर साहिबा ने बोला कि डॉक्टर, लेकिन आप लोग इस मामले में भी काफ़ी सारी मिथ्स या गलत तासुरात लेकर जहन में बैठते हैं कि आप देखते हैं कि गली मोहल्ले में कोई क्लिनिक है तो वो डॉक्टर है, डॉक्टर मतलब एमबीबीएस डॉक्टर। लेकिन आजकल का ज़माना बदल चुका है, इसमें एक एमबीबीएस डॉक्टर भी काफ़ी नहीं होता, उसकी भी एक स्पेशलिटी होनी चाहिए। मेहरान क्लिनिक प्रोग्राम में हम आपके साथ जब भी किसी बात पर गुफ्तगू करते हैं तो वो उसी चीज़ का माहिर डॉक्टर होता है। जैसे आज अगर हम नींद पर बात करें तो हमारे साथ भी स्लीप स्पेशलिस्ट मौजूद है, तो मतलब इस तरह के माहिर डॉक्टर इनके यहाँ पे बात हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, यहाँ पे एक ऐसा सवाल कि आप भी का भी मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ है और थोड़ा सा मेडिकल के जो भी हमारे दोस्त हैं उनकी तरफ से ये क्वेश्चन है बेसिकली कि हम डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की लाइफ में ख़ासतौर पर हर 4th डे पे ऑन कॉल होती है और टाइम वेरिंग होती है 28 से 33 आवर्स। तो ये कंटिन्यूसली एक हैबिट बन जाती है जो कि हाउस जॉब से शुरू होती है और फाइनल ईयर जो है वो FCPS तक यानी स्पेशलाइजेशन तक चलती है। इस बीच में जो डॉक्टर्स की रूटीन आउट होती है तो उनमें भी स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं। तो बीइंग अ डॉक्टर अगर आप इस चीज़ को समझती हैं तो सबसे पहले तो इसके क्या क्या रीजंस हैं, और एक डॉक्टर इस चीज़ को अगर जो है वो उससे बचना चाहे तो उसको क्या क्या इस तरह की चीज़ें होंगी जो कि उस चीज़ों को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाए ताकि आने वाले वक्त में स्लीप डिसऑर्डर्स का एटलीस्ट वो शिकार ना हो। दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, क्योंकि जो है हम एक जगह तो है प्रोफेशनल बन के वो कहते हैं कि नींद का अपनी ख्याल रखें, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए जो है ना Exactly. वो सालों से चल रहा होता है कि कभी एग्जाम है, कभी कॉल है, कभी ऑन कॉल है, रेजिडेंसी है, हाउस जॉब है, उसमें जो है नींद बहुत इफेक्ट होती है। Exactly. तो आई रियली होप
कि ये जो है ना कॉन्सेप्ट वो ओवर टाइम आई कैन होप एंड प्रे कि ये चेंज हो, एंड वो जो एक पूरी ओवरनाइट कॉल है उसको 12-12 घंटे की शिफ्ट में कर दिया जाए। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहां पे वो ओवरनाइट नहीं, अगर वो नाइट लगा रहे हैं तो वो नाइट लगाएंगे, वो सिर्फ नाइट में आके अपनी ड्यूटी करेंगे। सो आई रियली होप कि विद टाइम ये प्रैक्टिस चेंज हो और वो पूरी कॉल की बजाय उसको शिफ्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए फॉर द बेटरमेंट एंड गुड हेल्थ ऑफ द मेडिकल फ्रेटर्निटी। जो डॉक्टर्स आगे और नर्सिंग स्टाफ, हमारा हेल्थ केयर स्टाफ आगे इस चीज में जाएगा। लेकिन जब तक ये चीजें सुलझ ना जाएं, सॉल्व ना हो जाए, तब तक एक डॉक्टर इन तमाम चीजों से खुद को किस तरह से, मतलब उसकी एक रूटीन क्या होनी चाहिए? तो इसकी रूटीन इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर वो ऑन कॉल पे उसकी नींद डिस्टर्ब होगी तो अगले दिन जो है या कमिंग डेज में जब वो कॉल पे नहीं है तो मेक श्योर करें कि हम नाइट टाइम पे ना एक रूटीन पे स्टिक करें। मतलब बेड टाइम हमारा जो है वो फिक्स्ड हो और मॉर्निंग वेकअप टाइम हमारा फिक्स्ड हो, और जो है ना दोपहर के नैप्स जो है वो कोशिश करें कि हम अवॉइड करें। उससे ये होता है कि ओवर टाइम जो है ना वी गेट यूज टू द फैक्ट कि इवन दो एक ओवरनाइट कॉल आ रही है बट अदर डेज ऑफ द वीक में जो है ना वो आपकी स्लीप डेफिसिट जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वो पूरा हो रहा है, और आपको ये आदत नहीं पड़ रही कि जो है ना नींद दोपहर को क्योंकि नैप कर लिया है तो रात को बहुत देर लग रही है दोबारा नींद आने में। सो यू रियली वांट टू गेट इनटू द हैबिट कि ओके इफ यू कांट बीट द सिस्टम कि वो कॉल तो है ही, लेकिन बाकी दिनों में जो है ना मेक श्योर कि एक रूटीन हमारी रहे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। अच्छा, अगर स्लीप जो डिसऑर्डर्स हैं उससे रिलेटेड मेरी तरफ से जाते जाते इसमें जो है ना वो एक चीज़, क्योंकि अब इसके बाद हम जो है वो बात करेंगे मेडिकल, जो हमारे प्रोफेशनलिस्ट हैं खासतौर पर डॉक्टर्स हैं उनके लिए मेडिकल यानी क्लिनिक से हट के क्या क्या चीज़ें, क्योंकि डॉक्टर साहिबा माशाल्लाह से और भी काफ़ी चीज़ों में, लेकिन स्लीप डिसऑर्डर से रिलेटेड ये बात है कि देखिए काफ़ी सारी चीज़ों में हमने वेस्टर्न कल्चर को तो अपनाया है, जिसमें हम ड्रेसिंग स्टाइल बाकी सारी चीज़ें लाइफ स्टाइल को करते हैं। लेकिन अगर आपका कभी जाना हो, क्योंकि हम जाते रहते हैं या फिर काफ़ी सारे डॉक्टर्स की वहाँ पे होती है, तो उनका जो एक नींद करने का तरीका है आप उसको भी ज़रूर अपनाएं, क्योंकि उनके यहाँ 10 मैक्सिमम 11 जो है ना वो पीएम तक सारी चीज़ें क्लोज होती हैं। वो फिर जो है ना वो नींद की तरफ जाते हैं, फिर सुबह को उठने के बाद 6 से 7 बजे तक फिर जो है उनका पूरा एक रूटीन स्टार्ट होती है, यानी 7:45 AM से लेकर 10 PM या मैक्सिमम भी अगर 11 PM तक वो चीज़ जाती है, और उसके बाद वो अपनी नींद का पूरा ख्याल रखते हैं, और फिर जिम एक्सरसाइज इन तमाम चीज़ों का। तो हम काफ़ी सारी चीज़ों को या बिलावजह की चीज़ों को अपना रहे हैं, इससे अच्छा नहीं है कि हम कुछ अच्छी चीज़ों को भी अपनाएं, तो इन तमाम चीज़ों की तरफ भी ध्यान जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम थोड़ा सा अपने अगले मरहले में कदम रखते हैं बेसिकली, कि माशाल्लाह से आप जो है वो रुकरिज वेंचर्स का भी हिस्सा हैं और भी बहुत सारी आपकी चीज़ें हैं। तो मेरा यहाँ पे आपसे ये सवाल ये है कि अक्सर ये तासुर दिया जाता है कि मेडिकल डॉक्टर जो है वो तो बुक से ही नहीं निकल पाता, अपनी हॉस्पिटल की ड्यूटीज़ क्लिनिक से ही उसको इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो बाकी चीज़ें वो कैसे करे। लेकिन माशाल्लाह से आप इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं, तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि मेडिकल जो हमारे यंग मेडिकोज हैं उनको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, एक हॉस्पिटल लाइफ क्लिनिक लाइफ से अलावा और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं उनके लिए? दिस इज समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, कि ये वाला जो सब्जेक्ट या ये वाला जो टॉपिक है ना, जब मैं अपने मेडिकल कॉलेज में भी थी मैं तब से एक चीज सोचा करती थी कि हेल्थ केयर जो है वो एक इंडस्ट्री है और उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, और एक डॉक्टर पेशेंट जो है वो उसका एक एस्पेक्ट है, या नर्स पेशेंट का इंटरेक्शन जो है, स्टाफ पेशेंट का इंटरेक्शन, वो उसका एक हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जिन पे काम किया जा सकता है। तो मुझे बहुत शौक था, एंड देन आई गॉट इनटू द होल प्रोसेस ऑफ, जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें कि एक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए और इनोवेट कैसे किया जाए, कोई नई चीज लाने में, कोई नया प्रोसेस लाने में, कोई नई प्रोडक्ट बनाने में। तो करते करते मुझे पता चला कि ओके दिस इज ऑल्सो समथिंग, एक बिजनेस भी बनाया जा सकता है विद द इंटेंशन कि आप अगले की हेल्प करना चाह रहे हैं। Exactly. तो इसमें स्टूडेंट से ना, स्टूडेंट लाइफ से, क्योंकि पढ़ाई श्योर जरूरी होती है, करनी होती है, लेकिन इसके साथ साथ अगर उनको लगता है कि उनके पास कोई ऐसा आइडिया है, कोई ऐसी उन्होंने प्रॉब्लम या गैप आइडेंटिफाई किया है इस पूरे प्रोसेस में, और ये कहीं भी हो सकता है, डॉक्टर पेशेंट की इंटरेक्शन में हो सकता है, हेल्थ केयर के कहीं पे भी उन्होंने कोई गैप आइडेंटिफाई किया है और उसको वो अपने सोल्यूशन से जो है बेहतर बना सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। सो दे शुड रियली वर्क ऑन देयर आइडिया एंड दे शुड रियली ट्राई कि इस आइडिया को जो है फिर आगे एक स्टार्टअप में कैसे कन्वर्ट किया जा सके, कि इससे जो है अगले की हेल्प भी हो और ये एक रनिंग बिजनेस भी बन जाए जिससे वो जो है पैसे भी कमा सके। तो खाली पॉइंट बीइंग के
मेडिकल स्टूडेंट्स या नर्सिंग स्टूडेंट्स को बताने का या फार्मेसी स्टूडेंट्स को बताने का पर्पस ये है कि और भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। खाली ये नहीं है कि पढ़ा, डॉक्टर बने, एग्जाम दिया। अगर आपको वो पसंद है, इफ दैट मेक्स यू फील गुड, आपका पर्पस वो सर्व करता है, बाय ऑल मींस डू इट। बट इफ यू फील कि हेल्थ केयर की और जगहों पे आप जो है वो सॉल्यूशंस ला सकते हैं, कोई इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, कोई बेहतरी ला सकते हैं, तो उन चीजों को भी, उन एस्पेक्ट्स को भी जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। अच्छा बहरहाल नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर आने के बाद हम बात करेंगे कि एक मेडिकल स्टूडेंट अगर इन तमाम चीज़ों पर काम करे तो टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज जो है वो क्या होंगी। लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमारी बात ये चल रही थी कि अगर मेडिकल स्टूडेंट है और या फिर जो है वो डॉक्टर है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, तो वो किस तरह से अपनी क्लिनिक और तमाम चीज़ों के साथ जो है वो दूसरे काम भी स्टार्ट कर सकता है। तो डॉक्टर मेरी ने काफ़ी अच्छी बात कही थी कि जिसमें मैं उसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में अगर बताना चाहूँ तो उस चीज़ से पेशेंट एंड प्रोफेशन आपका एक जैसा हो सकता है। यानी हमारे मुआशरे में काफ़ी सारे ऐसे जो है वो स्टूडेंट्स होते हैं, यंग मेडिकोज होते हैं, जो कि पेरेंट्स की विश की वजह से, मतलब उनको बनना तो बिजनेसमैन ही होता है, लेकिन वो फिर मेडिकल की दुनिया में आते हैं, बहुत सारी वजूहत होती है। तो इस सिचुएशन में जो है ना फिर आपका जो पेशेंट एंड प्रोफेशन है वो सिमिलर हो सकता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बचपन से ही एंकर बनने का, डिबेट्स या फिर होस्टिंग, इसका शौक होता था। तो आजकल मेडिकल के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को भी लेकर जो है वो चल रहे हैं। तो इस तरह के मौके जो है वो होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहबा, इसमें एक अहम सवाल ये आता है, क्योंकि अक्सर अगर हम इस तरह की बात करेंगे तो ये सिर्फ एक जो है ना वो बात हो गई, लेकिन हम सॉल्यूशन बेस्ड बात करेंगे बेसिकली। तो एक मेडिकल स्टूडेंट है, उसका सबसे पहले सवाल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, खासतौर पर जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज होते हैं, हाउस ऑफिसर्स होते हैं, उनकी तरफ से जो है ना वो यही चीज़ आएगी कि कैसे करें, टाइम कहाँ से लाएं। टाइम हमारे पास होता नहीं है, जितना टाइम उतना हम सोने के लिए लगाते हैं, तो बाकी की चीज़ें कहाँ से आएँ, फाइनेंसेस कैसे मैनेज हो, इतनी कम सैलरी मिलती है। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स का किस तरह से सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, इसको हम ना स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो जहां तक रही पढ़ाई करने की बात, आई अंडरस्टैंड, पढ़ाई बहुत मुश्किल है, लेकिन उसमें भी अगर हम एक रूटीन फॉर्म कर लें और उसमें ऑफ कोर्स एग्जाम्स जब है देन यू गिव इट योर ऑल, फिर तो उसमें कोई वो बनता ही नहीं है कि आप और चीजों पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो एग्जाम टाइम में इट इज अंडरस्टूड कि आप सारा फोकस उस पर रखें। लेकिन देखिए, एग्जाम जो है ना वो साल में 1 दफा होंगे, 2 दफा होंगे, हद 3 दफा होंगे। उसके बाद जो बाकी का टाइम आपके पास बचा है, अगर आप उसको, इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट सॉल्विंग समथिंग, कोई आपने सोल्यूशन लाना है, कोई आपने किसी को हेल्प करनी है, इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट इट, तो दिन में 24 घंटे, और उसके हिसाब से जो है ना अगर आप लगा लें तो उसमें दिन के 2 घंटे भी आप अगर अपने इस पैशन को दें। जिस तरह हम साथ में रिसर्च करते हैं, रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, शौक के थ्रू लिखते हैं, कई दफा हमें लिखने होते हैं क्योंकि पासिंग मार्क्स उस पर डिपेंड करते हैं, बट कई दफा हमें इंटरेस्ट होता है। उसी तरह से जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या इनोवेटर्स होते हैं, जिन्हें वाकई बहुत पैशन होता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करें, और इसके साथ साथ अगर तो वो स्टार्टअप बन जाता है तो और बहुत सारे लोगों की रोजी लग जाती है उसमें, तो एक वो फुल फ्लेश्ड बिजनेस बन जाता है। सो इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट, आप दिन के 2 घंटे भी उसमें लगाएं, रोज ना लगाएं, जब अपॉर्चुनिटी मिले वर्क ऑन इट, वट एवर द प्रॉब्लम इट इज दैट यू आर ट्राइंग टू टैकल, you will find the time and you will work on it. अच्छा, इसमें एक और पहलू भी है इस डिस्कशन का कि जो हेल्थ टेक है या फिर जो मेडिकल इनोवेशन है, इसमें हमारे जो यंग मेडिकोज हैं उनके लिए क्या क्या मौके मौजूद हैं इसमें? लेकिन ब्यूटी ये है कि एक चीज होती है जिसको कहते हैं जुगाड़ इनोवेशन। सो जुगाड़ हमारे यहाँ एक नेगेटिव कॉनोटेशन या उसमें भी यूज होता है, बट अगर इसको हम इनोवेशन की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो जुगाड़ इनोवेशन का मतलब ये होता है कि कम जराए के अंदर रह के, कम टाइम में रह के आप क्या वो नई चीज क्रिएट कर सकते हैं, आप क्या नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, या आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं ना कि इनोवेशन की, टेक्नोलॉजी की, तो जरूरी नहीं है कि वो एक नई क्रिएशन, एक नया प्रोडक्ट ही बने। इनोवेशन जो है वो प्रोसेस के थ्रू भी हो सकती है, कि कोई चीज जिसमें आपको लगे कि अगर हम थोड़ा सा प्रोसेस मॉडिफाई कर देंगे तो वो एफिशिएंट ज्यादा हो जाएगा सिस्टम, तो वो भी इनोवेशन के अंडर आता है। और टेक्नोलॉजी यूज करना ग्रेट, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास जराए नहीं है,
यू डोंट नीड द बेस्ट या वेरी हाई टेक टेक्नोलॉजी, लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के भी हमारे इनोवेशन फ्रेमवर्क्स होते हैं जिसके थ्रू फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप तरीके से जो है आप वो प्रॉब्लम को टैकल, अंडरस्टैंड और सॉल्व कर सकते हैं। परफेक्ट। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपकी तरफ से गवर्नमेंट के लिए या फिर जो है वो हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा कि किस तरह की चीज़ों को लेकर आया जाए, या कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप देखती हैं कि फ्लॉज हैं, अगर ये इम्प्रूव हो जाएं तो हमारे जो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, चाहे वो यंग मेडिकोज हों, हाउस ऑफिसर्स हों, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज़ हों, या फिर इवन जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर से हों, तो उनके लिए मतलब किस तरह की इम्प्रूवमेंट्स आनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में हम भी कुछ ऐसी इनोवेटिव चीज़ें लेकर आ जाएं जो हम अक्सर वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से देखते हैं? देखिए, पहले तो ये कि बहुत सारा काम हो भी रहा है, तो बहुत अच्छा काम हो भी रहा है, बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज आ भी रही हैं। जिस तरह से कुछ साल पहले कॉन्सेप्ट ऑफ जो इंक्यूबेटर हम कहते हैं, मेडिकल टर्म में तो इंक्यूबेटर वो होता है जिसमें एक बेबी को रखा जाता है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन बिजनेस में जो है ना उसको ये होता है कि हम हमारे आइडिया को जो है ना वो इंक्यूबेट करते हैं, मतलब वो प्रॉपर हीट प्रोवाइड करते हैं, वो प्रॉपर नेसेसरी उसको मौके या जराए प्रोवाइड करते हैं कि वो बिजनेस जो है या वो आइडिया शुरू से लेके एक फुल फ्लेश्ड बिजनेस तक हो सके। तो अब बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं, तो ये मौके जो है ना ये अब अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अगर उनको इंटरेस्ट है, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स को, दे शुड लुक इनटू द अपॉर्चुनिटी के इंक्यूबेट अपना आइडिया लेके जाएं। उन लोगों के पास इंक्यूबेटर्स हैं, एक्सेलरेटर्स हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल लेवल पे, जहां पे वो आइडिया को आगे तक लेके जाते हैं और फिर उसमें उनको फंडिंग भी प्रोवाइड की जाती है। सो माई मैसेज इज एक्चुअली मोर टू फॉर द पीपल, जो लोग ऐसे इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट्स हो, चाहे वो प्रोफेसर्स हो, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स, एनीबडी, इवन नॉन हेल्थ केयर वर्कर्स। अगर आपको लगता है कि आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है और आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन है, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, सोल्यूशन को परफेक्ट हम कहते हैं, उसका वेट ना करें, जल्दी से उसको टेस्ट करें, फेल होना है फेल फास्ट वापस जाएं और उसको जो है बेहतर से बेहतरीन बनाएं। तो अगर आपके पास कोई है, थोड़ी सी रिसर्च करें, देखें कि वहां पे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। और मेडिकल कॉलेजेस के लिए ये कि अपने स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस अब इनके पास एक इंक्यूबेटर मौजूद है, उनके पास एक एक्सेलरेटर मौजूद है जो इन आइडियाज को आगे लेके चलता है। और अगर आपको नहीं पता या आपके कॉलेज के पास नहीं है, सो डू गेट इन टच विद ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे है और वहां पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो गुड अच्छा मैम, लक। थोड़ा सा अगर इस पर ऑर्गेनाइजेशंस का भी मैं पूछूं कि अगर हमारे व्यूअर्स खासतौर पर जो यंगस्टर्स हैं वो किन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई ऐसे नाम या कुछ इस तरह की चीज़ें, ताकि उनको आइडिया हो, क्योंकि ये ना उनके माइंड में भी एक सवाल सा रह जाएगा कि किन ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। देखिए, एक तो NIC नेशनल इंक्यूबेटर जो है हमारे, वो कराची में जो है वहाँ पे है, NED में है। और क्या कहते हैं, इसी तरह से हर बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ एक इंक्यूबेटर अटैच्ड है। तो और वो इंक्यूबेटर्स जो है, IBA का अपना इंक्यूबेटर है, CBM का अपना इंक्यूबेटर है, ठीक है। तो आप जब इनकी वेबसाइट पे जाएंगे आपको वो डायरेक्टली पता चल जाएगा। प्लस बहुत सारे ना कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते रहते हैं। तो यू कैन फाइंड आउट कि ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी, डाउ हैज एन इंक्यूबेटर, तो ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी हैज वन। और आप जाके इनके कोर्सेज देखें, कोर्सेज कराते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप पे, और वो कोर्सेज करें। और उनके हैकाथॉन्स होते हैं, अभी एक रिसेंटली हैकाथॉन हुआ था हेल्थ केयर बर्नआउट पे, विच वाज अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। तो इस तरह के जो है ना इवेंट्स, हैव एन आई, कीप एन आई आउट, इस तरह के जब भी इवेंट्स हो उनमें जरूर पार्टिसिपेट करें। और ऑनलाइन कोर्सेज लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज लें, NIC में जाके अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हैं, जरूर कराएं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी कारामद गुफ्तगू रही हमारी। नाज़रीन, अगर थोड़ा सा मुख्तसर तौर पर बात करूं कि हमने क्या क्या बातें की, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था स्लीप डिसऑर्डर्स पे, कि जो नींद ना आने की वजूहात होती हैं, उनमें हमने जो है ना वो एक अच्छी सी बातें बताई कि क्या क्या वजूहात होती हैं, फिर किस तरह की अलामतें देखने के बाद जो है वो आप लोगों को पता लगे, और फिर उसके बाद आपने किस डॉक्टर के साथ रुजू करना है। अहम इसका जो है वो की पॉइंट था वो ये था कि किसी भी फार्मासिस्ट से, किसी भी जो है वो मेडिकल स्टोर से जाकर जो है वो नींद की दवाई लेने से कई गुना ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको बर वक्त और जो है ना एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी आप लोगों के लिए मुमकिन है, आप किसी अच्छे पढ़े लिखे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जो है ना उसका रब्ता करें।
फिर दूसरे जो है वो सेक्शन में या उसके जो मरहला था हमारे प्रोग्राम का, उसमें हमने जो है वो बात की थी कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, यंग मेडिकोज हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारे माशरे में, हम अपने ही माशरे की बात करें, उसमें ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें उलझी हुई हैं जिसकी बेसिस पर हम जो है वो मतलब हमारे पास कोई आइडियाज़ हैं लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो उस पर भी डॉक्टर साहिबा ने काफ़ी अच्छे से बात समझाई कि सबसे पहले कि किन किन चीज़ों पर आप लोग काम कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, और आने वाले वक्त में किन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है वो आप मिलकर इस चीज़ को आगे बढ़ सकते, जो है ना वो बढ़ा सकते हैं। तो चूंकि वक्त बदल चुका है, हम अभी भी पुरानी चीज़ों को लेकर परेशान हैं, पुरानी चीज़ों को लेकर उलझे हुए हैं, या फिर जो है वो मतलब इस जदीद दौर में भी, एआई टेक्नोलॉजी के दौर में भी, जदीद जो है वो बीमारियों को ट्रीट करने के तरीके होने के बावजूद भी आजकल इस तरह से होता है कि हम गांव देहात के अताई यानी क्वेक डॉक्टर्स को दिखाने के बाद अपने प्यारों की जान को जो है ना वो खतरे में डाल देते हैं, या कभी कभी खुद उन बीमारी से लड़ते लड़ते ज़िंदगी की जंग हार जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के जो है ना वो लिए इस जदीद दौर के तकाज़ाओं को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया, और हमारा मकसद भी यही है कि घर बैठे टेली हेल्थ के कॉन्सेप्ट पर हम आपको घर बैठे अवेयरनेस दें, और आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप उस पर जो है ना वो ज़रूर ज़रूर उस पर अमल करें, क्योंकि हम आपको बताएंगे, आप उस पर अमल करेंगे, तो इस तरह से ही हम आने वाले वक्त में इस खित्ते को भी सेहतमंद खित्ता बनाने में कामयाब होंगे। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होती है एक नए हफ्ते नई किसी भी जो है ना वो बीमारी पर डिस्कशन के साथ। जब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।